हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 52। देखिए, लगातार पीवाईक्यू सेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूट्यूब पर जो भी क्लासेज आपको दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स का जो एग्जाम डोज चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स है, जो कि बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। वहाँ की री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज मैं आपको दे चुका हूँ 10+10 वाले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 52। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो इनमें से कौन सा भैया गढ़वाल का राजकुमार था जो मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है मेदिनी शाह। आप सभी को पता है, जब हमारा पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड चल रहा था, तो पृथ्वीपति शाह के समय पर आपका गढ़वाल में शरण ली थी किसने? सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह ने यहाँ पे शरण ली थी। अब इस सुलेमान सिकोह को उसमें औरंगजेब पकड़ना चाहता था, जिसके लिए इसकी हेल्प किसने की? औरंगजेब की हेल्प की थी इनडायरेक्टली मेदिनी शाह ने। इसीलिए पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाले का ऑर्डर भी दिया था, यानी कि इसको गढ़वाल राज्य से निकाल दिया गया था। उसके बाद मेदिनी शाह को दिल्ली में मनसबदार नियुक्त किया गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका मेदिनी शाह। सुलेमान सिकोह को पकड़वाने में इसी का हाथ था। अगला देखिए, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू हुए थे? तो देखिए, कुमाऊं में जो कुमाऊं वाटर रूल्स लाए गए थे, यानी कि पानी से संबंधित कानून थे, इनको लागू किया गया था आपका 1917 में पहली बार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1917 में इसको लागू किया गया सबसे पहले। और इसमें संशोधन कब हुआ? कभी कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको संशोधित किया गया था 1930 में। ठीक है, 1930 में फिर से इनको संशोधित किया गया था। इस कुमाऊं जल संबंधी कानून को अमेंडमेंट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि सबसे पहले जब हमारा कुमाऊं कमिश्नरी में ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो घराट थे, घराटों पे टैक्स कब लगा था? ठीक है, तो ब्रिटिश काल में देखिए, सबसे पहले घराटों पे टैक्स लगाने का जो सुझाव दिया था, ये आपका 1842 में दिया था, 1842 में। और नाम था इसका बैकेट। ठीक है, बिकेट या वैकेट ने सुझाव दिया था इसका। बैकेट ने बोला था कि जो घराट हैं, जहाँ पर अनाज वगैरह पीसा जाता है, तो इन पर टैक्स लगाना चाहिए। और 1842 में ये बात रखी गई थी, जिसके बाद आपका घराटों पे टैक्स भी लगाया गया, जिसमें जो आपका सदाबहार घराट थे, यानी कि जो 12 महीने चलते थे, उस पर अलग टैक्स था। और जो सीजनल घराट थे, सीजनल का मतलब जब बरसाती नदियाँ आती होंगी, उसमें जो घराट चलते थे उन पर अलग टैक्स था। ठीक है, तो सबसे पहले सुझाव इसने दिया था, बाद में इसको आपका क्लासिफाइड भी किया गया अलग अलग तरीके से टैक्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो टिहरी रियासत में देखिए, आपका डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया था। और ये आपका कौन सा डिप्टी कमिश्नर था उसमें? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पर्सी विंडम था उसमें। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। पी विंडम जो था उसमें डिप्टी कमिश्नर था। बाद में पी विंडम आपने देखा होगा कुमाऊं का कमिश्नर भी बनता है। आपने जितने भी कमिश्नर पढ़े हैं, उसमें से अधिकांश कमिश्नरों ने कमिश्नर बनने से पूर्व डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम किया था। जैसे कुमाऊं का बेताज बादशाह पढ़ते हैं हम, किंग ऑफ कुमाऊं, हेनरी रैमजे। रैमजे भी कमिश्नर बनने से पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पदों पर कार्य कर चुका था। उसके पहले भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में अन्य पदों पर रह चुका था, तो बहुत अच्छी नॉलेज थी उसको इस पूरे भूभाग की। ठीक है, इसलिए तो उसने अच्छे से कंट्रोल किया था। 1857 का रिवोल्ट हो, उसके अलावा वन प्रबंधन का काम हो, उसके अलावा हिल साइड सेफ्टी कमेटी, यानी कि जो लैंडस्लाइड से संबंधित चीज़ें हो रही थी, आपदा से संबंधित डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रयास उसने किया। तराई के लिए उसने डेवलपमेंट का प्रयास किया, तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया। इसीलिए बनाया क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की बहुत अच्छे से बारीकी से नॉलेज थी उसको। ठीक है, और पर्सी विंडम के समय देखिए, आपका विंडम जब कमिश्नर बनता है तो 1921 में इसके समय आपका फॉरेस्ट ग्रीवेंस ग्रीवेंस कमेटी बनी थी। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जिसको वन कष्ट अध्ययन समिति कहते हैं, ये इसी के टाइम पर हुआ था। विंडम के समय ही 1921 में क्या हुआ था, कुली बेगार जो कुप्रथा थी वो खत्म हो गई थी, यानी कि कुली बेगार आंदोलन इसी के समय हुआ था और सफल रहा था। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है?
तो देखिए गढ़वाल में आपका गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है किसको? महपति शाह को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, महपति शाह। देखिए गढ़वाल इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो महपति शाह था ये सबसे उम्रदराज राजा था, यानी कि बड़ी उम्र में राजा बना ये। ठीक है, 1632 से लेकर 1635 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, मात्र 3 साल का शासनकाल रहा। लेकिन इस दौरान इसने अनेक शत्रुओं को पराजित किया, जो भी इसके दुश्मन राज्य थे उसमें उनको अच्छे से पराजित किया। इसका रीज़न ये था क्योंकि महपति शाह के पास 3 वीर सेनापति थे। पहला नाम माधो सिंह भंडारी, दूसरा लोधी रिखोला और तीसरा बनवारी दास। तो ये 3 जो अपने ऐतिहासिक काल के या इतिहास के सबसे सबसे शक्तिशाली कमांडर जो थे महपति शाह के पास थे। ठीक है, तिब्बत अभियान में हम देखते हैं महपति शाह ने तिब्बत अभियान को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और महपति शाह ने अपने शत्रुओं को पराजित किया था बहुत अच्छे से, इसीलिए इनको गर्वभंजन की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, महपति शाह महत्वपूर्ण है। और इन्होंने तिब्बत के दापा पर अटैक किया था। तिब्बत का जो दापा अभियान हुआ था ये सफल रहा था महपति शाह के टाइम पीरियड पर, तिब्बत का दापा अभियान। ठीक है, यहीं पर रोटी सूची प्रथा को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। रोटी सूची प्रथा ये मतलब ब्राह्मण के अलावा अन्य जो क्षत्रिय वगैरह थे, सेना में जो भी अन्य लोग थे, वो खाना पका सकते थे रसोई में। ठीक है, भात को छोड़ के रोटी वगैरह बना सकते थे। तो ये रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? कभी क्वेश्चन बनेगा, रोटी सूची प्रथा। तो रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला शासक था महपति शाह, ये भी ध्यान रखना आपने, महत्वपूर्ण है। बाकी माधो सिंह भंडारी जैसे वीर सेनापति इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे भाई। लोधी रिखोला का भी नाम उसमें उल्लेखनीय है। इनमें से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों से संबंधित है? तो देखिए आपका ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, तालेश्वर ताम्रपत्रों से कौन संबंधित है। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं किससे संबंधित है। ठीक है, और अन्य जो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी आपके ताम्रपत्र हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका तालेश्वर ताम्रपत्र पूछा जा रहा है। तो तालेश्वर ताम्रपत्रों का संभव किससे है, संबंध किससे है? पौरव वंश से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौरव वंश से। ठीक है, कत्यूरी वंश से संबंधित जो हमको मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए बागेश्वर वाला जो हमको शिलालेख मिलता है, बागेश्वर वाले शिलालेख से हमको कत्यूरी शासक भूदेव जो था, माफ कीजिएगा, भूदेव का भी उल्लेख मिलता है ना। मैंने आपको उत्तराखंड में हाल में एक टॉपिक दिया था, एक यूनिक टॉपिक आपको कराया था, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म किस प्रकार से उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, प्रचार हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे बौद्ध धर्म अवनति हुई थी, यानी कि किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ था उसका। तो ये सब मैंने बताया, किस प्रकार से राइज हुआ था, किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ था। तो भूदेव के टाइम पर डिक्लाइन हो गया था, और इसका हमको उल्लेख मिलता है बागेश्वर के जो हमको अभिलेख मिलते हैं, है ना। तो इन सभी अभिलेखों को आपने याद करना है। बालेश्वर वाला अभिलेख है, उसके अलावा हमारा त्रिशूल लेख है, बाड़ाहाट वाला, गोपेश्वर के अभिलेख है, किससे संबंधित है। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। PYQ सेशन का मतलब ही ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है इसके आसपास से तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए बाड़ाहाट यानी कि बाड़ाहाट ये आपका प्राचीन नाम है किसका? वर्तमान उत्तरकाशी का। तो उत्तरकाशी से जो हमको बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख मिलता है ये संबंधित है किससे? गुहवर्मन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। तो गुह से संबंधित है ये बाड़ाहाट का शक्ति स्तंभ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है किसके लिए? तो देखिए चौमू देवता की पूजा उत्तराखंड में की जाती है, कई विकल्पों में जो सही उत्तर होगा इसका, चौमू देवता की पूजा होती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में भैया आपका चौमू देवता काफ़ी ज़्यादा ये मानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और इनके जो भी दुधारू मवेशी होते हैं जैसे कि गाय भैंस, इनकी रक्षा के लिए इन देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, चौमू देवता की। ऐसे आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो स्थानीय गांव होते हैं, पर्वतीय अंचलों में गांव होते हैं, हर गांव में आपका एक स्थानीय मंदिर होता है जिसको आपका भूमियाल देवता कहा जाता है, या भूमि का जो देवता होता है। ठीक है, भूमियाल देवता होता है वहाँ पे, हर गांव में होता है। ऐसे आप देखेंगे कुमाऊं अंचलों के कुछ गांवों के ऊपर छुरमल देवता का मंदिर होता है। तो छुरमल देवता भी जो होते हैं आपके, ये भूमि के देवता माने जाते हैं, गाँव के रक्षक देवता। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद होने चाहिए। उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आयोग बनाता है, तो पॉइंट सब आपको याद होने चाहिए, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखिए आपका वन्य जीव विहार दिए गए हैं,
दूसरी तरफ उनके ईयर दिए गए हैं कब वो स्थापित हुए थे। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसमें सबसे पहले देखिए आपका गोविंद वन्यजीव विहार 1955, फूलों की घाटी 1982, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 और अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। गोविंद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1955, और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है 1982, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गोविंद वन्यजीव विहार स्पेशली किस पशु के लिए जाना जाता है, तो हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ। ऐसे भी क्वेश्चन बना लेता है आयोग। स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। अस्कोट वन्यजीव विहार स्पेशली किसके कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका कस्तूरी मृग जो कि हमारा राजकीय पशु है, ठीक है, ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी में आपको पता है फूलों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ आपका कस्तूरी मृग और बहुत से अन्य हमको एनिमल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से आपको एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, दूसरी तरफ आपका किस जनपद में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है वो बताना है आपको। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, तो पहला देखिए आपका सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है आपका। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। गोविंद वन्यजीव विहार आपका चमोली में, ये गलत हो जाएगा। बिनसर वन्यजीव विहार आपका अल्मोड़ा में, ये भी सही हो जाएगा। तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है आपका ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है, ये उत्तरकाशी में, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, इनमें से किन दो राज्यों के मध्य तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तामा ढोंड का युद्ध किन दो राज्यों के मध्य हुआ था। देखिए तामा ढोंड या तामा चौड़ का युद्ध जो था आपका, ये उसमें चंद शासन जब चला था तो चंद शासन में दीपचंद का शासन चल रहा था। तो दीपचंद का उसमें जो मेन उसमें सेनापति था वो शिवदेव जोशी था, ठीक है। तो शिवदेव जोशी और इधर गढ़वाल में राजा थे प्रदीप शाह। तो तामाचौर या तामाढौन का युद्ध प्रदीप शाह और शिवदेव जोशी के बीच में होता है, और इस युद्ध में प्रदीप शाह का सेनापति नरपति गुलेरिया मारा जाता है। 1755 के आसपास की ये घटना है। और तो ये जो युद्ध लड़ा गया था कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुमाऊं की तरफ से शिवदेव जोशी लड़ा था, लेकिन उसमें कुमाऊं का शासक था दीपचंद। और दीपचंद से पहले जो हमारा शासक आता है वो शिवदेव जोशी जी को बोलता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद आप संरक्षक बनेंगे मेरे पुत्र के, ठीक है। तो दीपचंद का उसमें संरक्षक कौन बन जाता है, शिवदेव जोशी, ठीक है। और शिवदेव जोशी जी से ये जो प्रॉमिस लेते हैं, कौन लेते हैं, हमारे उससे पूर्व के जो शासक आते हैं कल्याण चंद चतुर्थ। तो कल्याण चंद चतुर्थ जो था वो आपका दीपचंद को अपना शासन सौंप देता है और शिवदेव जोशी जी को उसका संरक्षक बना देता है। इसीलिए शिवदेव जोशी जी को कुछ इतिहासकारों ने कुमाऊं का बैरम खां कहा है। जैसे बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया, ऐसे ही शिवदेव जोशी ने दीपचंद का संरक्षण किया, ठीक है। तो इस युद्ध में देखिए आपका कुमाऊं के राजा की जीत होती है, कुमाऊं गढ़वाल के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ऐसे आपके कई युद्ध पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। आपका देखिए एक युद्ध और महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में बनता है आपका, पगवाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो बग्वाली पोखर का युद्ध आपका हुआ था 1779 में, 1779 में बग्वाली पोखर, ये भी कुमाऊं गढ़वाल के बीच में हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध। और ये ललित शाह और मोहन चंद के बीच में हुआ था। गढ़वाल के शासक थे ललित शाह और कुमाऊं का शासक था मोहन चंद, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण आपको युद्ध याद रखने होंगे जो कि बार बार कुमाऊं गढ़वाल के बीच में होते थे। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कुमाऊं परिषद से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं मैं बार बार आपको ये करवा चुका हूँ। पहला जो अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन बी जयदत्त जोशी जी ने, ठीक है। तो अल्मोड़ा में 1917 में पहला अधिवेशन हुआ था आपका जयदत्त जोशी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कुमाऊं परिषद के जो पहले के 4 अधिवेशन है ये कहाँ पे आयोजित हुए थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको याद रखना आवश्यक है।
उसके बाद देखिए कुमाऊं परिषद को बनाया गया था जिन समस्याओं के लिए उनका निराकरण हो चुका था। 1921 में आपका वन कष्ट अध्ययन समिति बन गई थी। 1921 में ही आपका जंगलात समस्याओं के लिए कमेटी बनने के साथ साथ कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अधिवेशन की। फिर 1923 में अधिवेशन होता है एक ऐसी, जो कि आपका टनकपुर में हुआ था, बद्रीदत्त पांडे अध्यक्ष थे। और फाइनली 1926 में फिर इसको मर्जर हो जाता है कांग्रेस में, ठीक है, जिसका अधिवेशन गनियातोली रानीखेत में हुआ था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने अध्यक्षता की थी। तो क्यों कुमाऊं परिषद बनाया गया था, क्या इसके रीज़न थे और कहाँ का अधिवेशन हुए थे, संपूर्ण फैक्ट मैंने आपको कराया इससे संबंधित वीडियो में, आप देख लीजिएगा उसको। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो समता नामक जो समाचार पत्र था 1934 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और 1934 में ये पत्र अल्मोड़ा से शुरू किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए हरिप्रसाद टमटा जी के बाद इनकी पुत्री थी लक्ष्मी टमटा जी, इन्होंने इस पत्र के संपादन का कार्य संभाला था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हरिप्रसाद टमटा जी। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। कुमाऊं अंचल से कुछ पत्र प्रकाशित हुए जिनका एग्जाम में बार बार जिक्र होता है, जैसे कि अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार कब आया था? 1871 में आया था। ऐसे उसके बाद आप देखेंगे कुमाऊं अंचल से ही आपका एक पत्र निकला था, शक्ति नामक पत्र, ठीक है। शक्ति जो साप्ताहिक था ये आपका 1918 में शुरू किया बद्रीदत्त पांडे जी ने। फिर आपका तरुण कुमाऊं नामक जो पत्र था 1922, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ऐसे ही विक्टर मोहन जोशी निकालते हैं 1930 में स्वाधीन प्रजा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पत्र हैं एग्जाम में जो बार बार बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऐसे गढ़वाल अंचल के भी कुछ पत्र आपको याद रखने होंगे, जैसे गढ़वाली कब आया, गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति कब आया था, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ और किसने इसका संपादन किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, निम्न में से किसे परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो उत्तराखंड में देखिए किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है ऑप्शन डी, ओक या बांज के पेड़ को, ठीक है। बांज के पेड़ को उत्तराखंड में ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड, हरित सोना या हरा सोना कहा जाता है इसको, ठीक है। और किसानों का भी सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। ओक या बांज का जो वृक्ष होता है मल्टीपर्पज ट्री होता है। देखिए इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियों से क्या बनता है? पशुओं का चारा बनता है, ठीक है। जो इसकी सूखी पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियों से क्या बनती है? ऑर्गेनिक खाद बनती है, कंपोस्ट वगैरह। और इसकी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, तो सूखी लकड़ी जो है जलावन के लिए बहुत अच्छे से काम में आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कोयला होता है इसका, ठीक है। यानी कि दहन क्षमता अच्छी होती है उसकी, लंबा जलता है, वो एकदम से राख नहीं हो जाता हो। तो सूखी लकड़ी भी काम आती है। बांज का जहाँ जंगल होगा, बांज का जंगल जाना जाता है जल संचय के लिए। तो जल संचय बहुत अच्छा होता है बांज के जंगलों में। और कहीं ना कहीं बांज के जंगलों में कोई ना कोई धारा आपको देखने को मिलेगा। धारा यानी कि वाटर सोर्स है, जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बांज का पेड़ है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और बांज का जो एरिया होगा वहाँ पर जलवायु भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्लाइमेट बहुत सुहाना होता है वहाँ का, क्लियर। तो इसीलिए जो ओक बांज है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। वैसे हम बात करें तो किसानों का मित्र कहा जाता है किसको? केंचुए को। केंचुए को भी तो किसान का मित्र कहा जाता है ना, क्योंकि ये मिट्टी में क्या करता है? मिट्टी में प्रक्रिया करके ह्यूमस बनाता है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, ह्यूमस। अगला देखिए, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हिमालय क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था जो भोटिया जनजाति है या उसकी उपजातियाँ हैं, जब ये भेड़ चराने जाती हैं तो वहाँ पर अस्थायी आवास बनाती हैं। और इन अस्थायी आवासों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जगह इसका खर्क या खरक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनको खरक भी कहा जाता है। तो जो बुग्याल क्षेत्र है यहाँ पर ये अस्थाई टेंट वगैरह बनाते हैं, उस टेंट में खुद भी रहते हैं, पशुओं के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, घास फूस का वहाँ पे छप्पर बना देते हैं। तो जो भी इनकी भीड़ वगैरह होते हैं वो उसमें रात में ठहरती है, दिन में वो चलते रहती हैं, ठीक है। जब फिर उसके बाद विंटर आता है तो विंटर गर्मियों के टाइम में ये जाते हैं ऊपर बुग्याल में। विंटर जब आने वाला था तो फिर ये नदी घाटियों में आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि अब धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं कि समय के साथ जो चरागाह वर्ग वाले लोग थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये परंपरा भी ज़्यादा देर तक लगता नहीं है, रहेगी। ऐसे इसमें एक शब्द दिया है मैथ। मैथ जो होता है ना, ये भोटिया का ग्रीष्मकालीन आवास जो होता है उसको कहा जाता है ग्रीष्मकालीन आवास, प्रवास या आवास को मैथ कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन प्रवास को मैथ कहा जाता है या आवास को मैथ कहा जाता है। और शीतकालीन जो आवास होता है इनका, इसको गुंडा या मुंसा कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपने बताना है कौन से कथन इनमें से सत्य हैं। तो पहला देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे न्यूनतम है। तो 2011 के अनुसार हाँ सबसे न्यूनतम उत्तरकाशी में ही था जनसंख्या घनत्व। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तराखंड में लिंगानुपात जो सर्वाधिक था ये रुद्रप्रयाग का नहीं था, इसमें सबसे टॉप में था अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए ये भी आपका फैक्ट इसमें गलत है। और तीसरा है देखिए उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये भी कथन आपका गलत है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशत वाला जिला था हरिद्वार। ठीक है, तो इसमें केवल एक कथन सत्य हो जाएगा। पहला कथन सत्य है, उत्तरकाशी जिले का जनसंख्या घनत्व जो था सबसे न्यूनतम था, 41 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 के अनुसार। तो केवल कथन एक सत्य हो जाएगा। ओनली जो है स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है, बाकी 2 और 3 इसमें फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में शामिल किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड राज्य की बात करें तो सबसे पहले 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर का स्कीम आई थी 1973 में, तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था आपका कहाँ पे, जिम कार्बेट पार्क में, जिम कार्बेट पार्क। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे 2015 में। तो 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में शामिल किसे किया गया था दिए गए विकल्पों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है स्पेशली, इसमें टाइगर स्कीम को भी, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम को भी शामिल किया गया। ठीक है, राजाजी जो नेशनल पार्क है ये आपका 3 जनपदों में विस्तृत है। कौन कौन से 3 जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। ठीक है, 3 जनपदों में विस्तृत है, ध्यान रखना। और एक और फैक्ट है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम, क्योंकि इनका जो उपनाम था ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, वो था राजाजी, राजाजी उपनाम था इनका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो आपने बताना है अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपने, किस जनपद में सबसे ज़्यादा आबादी है अनुसूचित जनजाति की, उसके बाद फिर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक देखिए आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो उधमसिंह नगर में रहती है, पहला रैंक उसका है उधमसिंह नगर, सेकंड में देहरादून, तीसरा पिथौरागढ़, फिर चौथा चमोली। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी अनुसूचित जनजाति की आबादी मिलती है, क्योंकि थारू और बुक्सा मेनली रहते हैं उधमसिंह नगर में, तो सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं की है। उसके बाद देहरादून में आपको पता है जौनसारी जनजाति रहती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपका भोटिया वगैरह हो गई, चमोली में भी भोटिया की उपजातियाँ वगैरह हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो दुर्मी ताल जो है आपको देखने को मिलेगी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चमोली जनपद में। ठीक है, तो चमोली में है दुर्मी ताल। अगला देखिए, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए जो हमारा महिला साक्षरता दर है उसके हिसाब से जनपदों को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लगाया गया है। तो आपने बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही सुमेलित हुआ है, ये बताना है आपने। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो महिला साक्षरता के अनुसार देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन असेंडिंग पूछ रहा है ना। असेंडिंग में देखिए सबसे कम से ऊपर को होगा ज़्यादा वाला, तो सबसे कम उत्तरकाशी की थी, तो उत्तरकाशी पहले ऑप्शन में, फिर उधमसिंह नगर, चमोली, नैनीताल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, चमोली और नैनीताल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद जो था आपका उत्तरकाशी था, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जनपद था 2011 के अनुसार वो देहरादून था। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही इसका असेंडिंग ऑर्डर जाएगा, सबसे कम उत्तरकाशी की थी, फिर उधमसिंह नगर की थी, फिर चमोली, फिर नैनीताल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते टॉप में कौन था, देहरादून सबसे ज़्यादा विमन लिटरेसी थी, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, राज्य में जो मैती आंदोलन था, ग्वालदम से इसकी शुरुआत की गई 1995 के आसपास, और 1995 में इस मैती आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, ये आपका एक शिक्षक है ग्वालदम क्षेत्र के, ऑप्शन बी, कल्याण सिंह रावत जी को। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है उल्लेखनीय पर्यावरण में योगदान के लिए। तो जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो मायके में एक पेड़ लगाती है और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है, लाइक अ फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। तो मैत जो होता है मायके को कहा जाता है, मायका, इसीलिए इस आंदोलन का नाम है मैती आंदोलन। अगला देखिए, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए, दूधातोली पर्वत श्रेणी जिसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है, पामीर ऑफ उत्तराखंड, दूधातोली रेंज जो है, मैंने आपको बताया दूधातोली रेंज जो है इससे 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, कौन कौन सी 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, पहली नदी है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम यहीं से होता है। अगली नदी जो है आपका पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, आटागाड़, और एक नदी और है विनो या वुनो नदी। तो ये 5 नदियाँ निकलती हैं उत्तराखंड के पामीर यानी कि दूधातोली श्रृंखला से। अब दूधातोली जो पर्वत श्रेणी है ना, ये किन नदी बेसिनों को अलग करती है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ये अलग करती है आपका कौन सी नदी बेसिन को, पिंडर और रामगंगा नदी घाटी को। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये दूधातोली रेंज है ना, दूधातोली रेंज की एक तरफ आपका पश्चिमी रामगंगा प्रवाहित हो रही है, तो एक तरफ आपका इस तरफ पिंडर नदी प्रवाहित हो रही है। पिंडर जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है कर्णप्रयाग में, जो संगम बनाती है अलकनंदा से। ठीक है, तो पिंडर रेंज और पश्चिमी रामगंगा के प्रवाह क्षेत्र के बीच में दूधातोली पर्वत श्रेणी स्थित है। तो इन दो नदी घाटियों को ये अलग करती है रेंज। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, पिंडर और रामगंगा बेसिन। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के PYQ का पार्ट 52। देखिए, PYQ सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केवल यहाँ पर ये जो वीडियो दे रहा हूँ इसके माध्यम से आपको नहीं बोलना चाहूँगा, जो भी PYQ हैं आपको खुद भी देखने चाहिए। PYQ देखने से आपको समझ में आता है कि आयोग किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, और PYQ की उपयोगिता तब बढ़ती है जब आप अपना सिलेबस के साथ साथ इनको सॉल्व करते हैं। सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, अपने नोट्स भी बना रहे हैं, PYQ भी जो सेशन है उसको भी आप देख रहे हैं, PYQ को एनालिसिस कर रहे हैं, तो इससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी सब्जेक्ट पे। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा फिर आपका गलत नहीं होगा वो। इसीलिए PYQ की उपयोगिता को आप समझें। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इवन UPSC का एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC हो, लोअर PCS हो, ROR हो, ग्रुप C के एग्ज़ाम हो, PYQ सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। PYQ को इग्नोर ना करें और बहुत अच्छे से PYQ को एनालिसिस करना सीखें, और PYQ के बेस पे ही आपके जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसी के इर्द गिर्द के जो टॉपिक होते हैं, जो फैक्ट इसी एग्जाम में नहीं बने वो आगामी परीक्षा में आपके बन सकते हैं, या उसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो PYQ के आसपास के जितने भी फैक्ट होते हैं उतने आपने अगर याद कर लिए ना, तो फिर तो मैं बोलूँगा आपका वन डे एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। हालांकि जो आपका PCS एग्ज़ाम है जिसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड होता है, उसमें आपको लिखित मतलब रिटर्न एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि राइटिंग स्किल अपनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। बट वन डे एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम कोई भी आपका निकल जाएगा अगर आप PYQ सेशन के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, अपना ध्यान भी रखें। देखिए, पढ़ाई भी करनी है, अपना ध्यान भी रखना है। और फुली आपको, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया, आप एक कमरे में पढ़े हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होता। टाइम, पढ़ाई को भी टाइम देना है, अपनी एक्टिविटी को भी टाइम देना है, और आपको साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, यानी कि व्यायाम करना है, योगा करना है, जिम जाना है, रनिंग करनी है, कुछ ना कुछ ये भी करना है। कभी कभी महीने में एक बार मूवी देखने भी जाना है, या खुद भी देख सकते हैं घर पे। उसके अलावा कुछ अगर सोशल एक्टिविटी भी होती है, मान लीजिए कोई शादी है, तो कभी कभी आप जा सकते हैं, यानी कि 20-25 दिन में 1-2 दिन का गैप लिया जा सकता है। ठीक है, या 15 दिनों में 1 दिन का गैप लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड ना हो जाए कि बिल्कुल कमरे में बंद किया, 12-15 घंटे ग्रुप C के लिए पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बिल्कुल लाइट तरीके से, लाइट का मतलब ये है कि बिल्कुल अपने को हल्का रखते हुए
विदाउट प्रेशर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तभी सक्सेस रेट भी बढ़ता है। बहुत प्रेशर में एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे तो चीज़ें अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे आप, और आपकी चीज़ें जो ब्रेन में जा रही हैं वो धीरे धीरे वॉश आउट होना भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय देवभूमि।